बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 जो कि है बायोकेमिकल प्रिंसिपल के बारे में। ये कुछ टर्म्स हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपसे पूछ सकता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स के नाम से क्वेश्चन आ सकता है, और बार बार फार्मेसी टेक्नीशियन के जो पेपर्स होते हैं उसमें एग्जामिनर ये पूछता रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की। अब जब हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि हमारी बॉडी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो मोस्ट अबंडेंट पार्ट है, वो कौन सा है। तो वो है वाटर। हमारे ज़हन में सबसे पहले यही चीज़ आती है। हमें बार बार पढ़ाया भी जाता है कि हमारी बॉडी का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो पानी से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह ज़मीन का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो भी पानी पर मुश्तमिल है। तो जब हम बात करते हैं कि बॉडी में पानी होता कितने परसेंट है, तो हम कहते हैं कि जी 60 to 70% जो हमारी बॉडी है वो पानी से मिलकर बनी हुई है। तो जो प्योर वाटर होता है वो स्लाइटली डिसोसिएट हो जाता है। स्लाइटली डिसोसिएट हो जाता है मीन्स कि वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जब पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 25 दर्जा हरारत पर जाता है तो पानी का हर मॉलिक्यूल में ये एबिलिटी होती है कि वो आयनाइज हो जाए। आयनाइज हो जाए, ये उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी टाइम जो है आयनाइज हो सकता है जब टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाता है। अब जब हम आयनाइजेशन के प्रोसेस को समझते हैं तो हम कहते हैं कि आयन्स होते क्या हैं। तो इसका हम सिंपली कहते हैं, केमिस्ट्री या फिजिक्स दोनों में इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है, द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम और चार्ज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और मॉलिक्यूल्स। यानी अगर इसको दोबारा से डिफाइन करें तो ये कहेंगे द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और मॉलिक्यूल। यानी न्यूट्रल से वो चार्ज मॉलिक्यूल या एटम बन जाएगा। तो जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर का फार्मूला है H2O। तो जब ये आयनाइज होता है तो हमारे पास दो तरह के एटम्स बनते हैं, एक हाइड्रोजन आयन और एक हमारे पास बनता है हाइड्रोक्सल। तो ये सिंपल सा था हाइड्रोजन कंसंट्रेशन के बारे में। इसमें हमने कहा कि बॉडी का जो बॉडी है वो 60 से 70% जो है पानी से मिलकर बनी हुई है। पानी जो है स्लाइटली डिसोसिएट हो जाता है। उसके बाद इसको हम सिंपली कह देते हैं कि जी पानी जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है। उसके बाद हमने बात की जी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पानी के हर मॉलिक्यूल होता है वो आयनाइज्ड हो जाता है। तो उसके बाद फार्मूला पड़ा कि वाटर जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन में कन्वर्ट हो जाता है जब वो आयनाइज्ड होता है। उसके बाद हम जब बात करते हैं पीएच की, तो पीएच को हम डिफाइन करते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। यानी कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन ये हमने ड्राइव कैसे किया, इसको हम जो है आगे पढ़ते हैं कि ये हमारे पास आया कहाँ। सबसे पहले पीएच हमें चाहिए क्यों। हम किसी भी कंपाउंड को या मिक्सचर हो हमें अगर उसकी पीएच फाइंड करनी है तो हमारे पास पीएच मीटर होता है या पीएच की एक स्ट्रिप होती है जिसके थ्रू हम पता करते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन, जो हमारा मिक्सचर है, इसकी पीएच कितनी है। आया ये एसिडिक है, आया ये हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन है। तो इसके लिए हम जो है पीएच मीटर का यूज करते हैं। अब ये पीएच मीटर पे हमें पता कैसे चलता है कि जी ये सॉल्यूशन पीएच एसिडिक है या इसकी पीएच बेसिक है। तो उसके लिए हमारे पास एक रेंज है जो 0 से 14 तक एक रेंज है, यानी 0 से 14 तक हमारे पास एक रेंज है। यानी कि पीएच जो है 7 से कम हो तो हम ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं कि, और अगर हमारी पीएच जो है ज़्यादा हो तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये बेसिक इन नेचर है, ये बेसिक है, ये अल्कलाइन सॉल्यूशन है। हमने बात की कि जी पीएच का फॉर्मूला है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। और अब ये जो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन है ये हमारे पास आया क्या। पीएच में देखें दो तरह के वर्ड यूज हुए, एक पी एक एच। अब जो पी है वो हमारे पास है नेगेटिव लॉगरिथम। पीएच जो है वो नेगेटिव लॉगरिथम को डोनेट कर रहा है, यानी मीन्स के शो कर रहा है नेगेटिव लॉगरिथम को। नेगेटिव लॉग ये मैथमेटिकल टर्म है, आपको पता होगा इसके बारे में। उसके बाद जो हाइड्रोजन है H जो है वो हाइड्रोजन आयन को शो कर रहा है। तो सिंपली हमने इससे बात की कि जो पीएच है वो क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन।
तो उसके बाद जो है इससे मिलती जुलती एक टर्म है बफर सॉल्यूशन। ये आपको बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में भी आएगा, ये बफर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, तो वहाँ पर भी हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम इसको सिर्फ एज अ डेफिनेशन यूज़ करेंगे। अगर इंग्लिश में हम इसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड दैट रेजिस्ट टू चेंजिंग pH ऑफ एनी सोल्यूशन ऑन स्लाइट एडिशन ऑफ एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। यानी कि ये कंपाउंड्स का एक ऐसा मिक्सचर होता है कि जो रेजिस्ट करता है pH को चेंज नहीं होने देता। यानी कि हम ऐसा सोल्यूशन तैयार करते हैं कि अगर हम उसके अंदर जो है थोड़ी सी मिकदार में एसिड या बेस अगर उसमें शामिल कर भी देना तो उसकी जो pH है, जो उसकी ओरिजिनल pH की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। तो सिंपली इसको हम इसी तरह डिफाइन करें, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड दैट रेजिस्ट टू चेंजिंग pH ऑफ एनी सोल्यूशन ऑन स्लाइट एडिशन ऑफ एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। उसके बाद हमारे पास दो टर्म्स नेक्स्ट आती हैं, एक कोलाइडल स्टेट है, एक क्रिस्टलॉइड्स है। अब जो कोलाइडल स्टेट है ये एक किस्म की थिक किस्म की इसमें कंसिस्टेंसी जो होती है, इसमें थोड़ा गाढ़ापन होता है, यानी कि रिजेंबलिंग गिलू आपने देखा होगा, जो गिलू गम स्टिक होती है या गिलू गम स्टिक कह दिया सॉरी, जो गिलू हम लकड़ी के फर्नीचर के काम में भी यूज़ करते हैं वाइट कलर का, वो गिलू उसकी कंसिस्टेंसी जो होती है ज़रा थिक होती है। तो उसमें हम कहते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन है, स्टार्च है, गम है, ये डिफ्यूज़ नहीं होते मेम्ब्रेन के अंदर, यानी मेम्ब्रेन के अंदर ये अब्जॉर्ब नहीं होते। अब किसी कपड़े के ऊपर आप गिलू लगा दें तो वो उसकी दूसरी साइड से निकलना नहीं स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसका जो गाढ़ापन है वो जो है ऊपर ही कपड़े के रहेगा, उसको नीचे नहीं आने देगा। तो ऐसी स्टेट जिसके अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि प्रोटीन है, स्टार्च है, गम्स है, उसको डिफ्यूज़ ना होने दें, तो ऐसी टर्म्स को मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज़ ना होने दें, ऐसी जो प्रोसेस होता है, ऐसी जो टर्मिनोलॉजी होती है उसको हम कहते हैं कोलाइडल स्टेट। अब जो क्रिस्टलॉइड्स है वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। यहाँ पर तो हमारे पास वो मेम्ब्रेन में जो है डिफ्यूज़ भी नहीं होने दे रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है कि वो डिज़ोल्व भी होता है लिक्विड के अंदर और उसके अलावा मेम्ब्रेन के थ्रू पास भी हो जाता है। तो ऐसी जो स्टेज होती है उसको हम कहते हैं क्रिस्टलॉइड, यानी कि इसमें वो पास नहीं होने दे रहा था, ये टोटली उससे मुख्तलिफ था, इसमें वो पास होने दे रहा था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है एड्जॉर्प्शन की। अब एड्जॉर्प्शन को जब हम इंग्लिश में डिफाइन करेंगे तो हम कुछ इस तरह से कहेंगे, अ प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस सच एज गैस और लिक्विड कलेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर सब्सटेंस। और जो अदर सब्सटेंस है ये मस्ट बी सॉलिड, यानी वो सॉलिड होना चाहिए। इसमें हम कहते हैं कि जो हमारा गैस और जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है, जब वो किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर, किसी दूसरी सरफेस जो कि सॉलिड हो उसके ऊपर कलेक्ट होना शुरू हो जाए, यानी जमा होना शुरू हो जाए, किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर, कोई भी सॉलिड सरफेस हो सकती है, उसके ऊपर अगर गैस या वाटर का मॉलिक्यूल या लिक्विड कोई भी उसका मॉलिक्यूल जब उस सॉलिड सरफेस के ऊपर जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन को, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन। तो अभी तक हमने जो बात की वो बायोकेमिकल प्रिंसिपल की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की, पीएच को हमने पढ़ा, पीएच क्या होती है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल स्टेट क्या होती है, क्रिस्टलॉइड्स क्या होता है और एड्जॉर्प्शन क्या होता है। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म्स आई वो डिफ्यूजन की, पैसिव ट्रांसपोर्ट की, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, ऑस्मोसिस की और विस्कोसिटी की। अब हम इसको बारी बारी से जो है इसको पढ़ेंगे कि बेसिकली ये सारी जो टर्म यूज़ हो रही हैं ये है क्या। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन की हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स थ्रू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। कि जब आयंस और मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं, जब हम आयंस और मॉलिक्यूल्स को एक से दूसरी जगह भेजते हैं तो वो किस तरह से मूव होते हैं, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अगर मूव हो तो हम इसको सिंपली कह देते हैं ये हमारा डिफ्यूजन है। कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। कि जब मॉलिक्यूल्स हायर से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो इससे नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इससे मिलता जुलता ही ये डिफ्यूजन का जो डिफ्यूजन में जो चीज़ हो रही थी वो ही यहाँ पर हो रही है, बस एक थोड़ी छोटी सी मेजर सी चेंज है, थोड़ी सी इसमें चेंज क्या आई है, इसमें हम सिंपली कहते हैं द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स
अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी उसमें हमने डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन का जिक्र नहीं था, यहाँ सिर्फ इतना हमने कहना है द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। सेम डिफ्यूजन वाला मेथड इसमें यूज हो रहा है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ रही है, लेकिन यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन हो रही है, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही जो है वो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। तो इसमें किसी किस्म की कोई एनर्जी नहीं चाहिए, किसी तरह की कोई भी तवानाई उसको नहीं चाहिए, ये सेम टू सेम डिफ्यूजन वाला ही प्रोटोकॉल है। अब हम इसकी एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि अगर छत से हम कोई बॉल नीचे की तरफ फेंके तो उसको कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती, हमें कोई धक्का या कुछ नहीं करना पड़ता, सिंपल हम बॉल को नीचे फेंकते हैं और वो नीचे चली जाती है, इसमें हमें किसी किस्म की कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। तो जब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नाम से ही जाहिर है एनर्जी चाहिए, एक्टिव है, एक्टिव होंगे हमारे अंदर एनर्जी तभी आती है जब हम एक्टिव हों। तो इसमें हम क्या कहते हैं, द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स, उसी तरह लिखना है हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट की तरह, द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। सिंपली हमने इतना लिखना है कि जहाँ वहाँ पर हम हायर कंसंट्रेशन लिख रहे थे, यहाँ पर हमने लोअर कंसंट्रेशन जो है वो पहले लिख दी है और हायर कंसंट्रेशन बाद में, यानी यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स और आयंस जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं मेम्ब्रेन के थ्रू, वो क्या हो रहे हैं, लोअर टू हायर की तरफ जा रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें कि अगर हमने बॉल को ऊपर दोबारा छत की तरफ फेंकना है तो उसके लिए हमें जारी बात है एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए फोर्स चाहिए। अब वो फोर्स हमें यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें असिस्टेंस कौन दे रहा है, हमें जो है हेल्प क्या चीज़ कर रही है, वो कर रही है एंजाइम्स। यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, एंजाइम से आ रही है। यहाँ सिर्फ आप इसका नाम याद कर लें, नेक्स्ट इसका पूरा एक चैप्टर है, वहाँ पर हम बात करेंगे कि एंजाइम काम कैसे करता है। तो यहाँ पर अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ अगर मूव करवाना है तो उसमें जो चीज़ हमें जो हेल्प दे रही है वो हमारे पास है एंजाइम्स। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आती है वो है ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस में भी लोअर हायर कंसंट्रेशन का जो है थोड़ा थोड़ा फिनोमेना शामिल है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो रही है कि इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट को पास कर रहे हैं फ्रॉम सॉल्यूशन। तो अब जो इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूशन इसमें इस तरह से मूव हो रहा है कि लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से मूव कर रहा है हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ, यानी एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन हम बात करते हैं। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो इसमें क्या होता है कि जो सॉल्वेंट है वो हमारे सॉल्यूशन में से पास हो रहा है, किस तरह से, लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। अब जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को अपने अंदर से गुजरने देती है, लेकिन किसी तरह के सॉल्यूट के अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है विस्कोसिटी। इसको हम डिफाइन करेंगे, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एनी लिक्विड टू फ्लो, यानी जो मॉलिक्यूल की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जो उसको फ्लो करने से रोकती है, उसको आगे चलने से रोकती है, उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें कि अगर आपने कोई पानी का ड्रॉप अगर किसी जगह पे प्लेन जगह पे रखें तो पानी का ड्रॉप डालेंगे वो डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, लेकिन इसी तरह अगर आप किसी गाढ़ी चीज़ का जिसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो तो थोड़ा सा गाढ़ा हो, अगर आप उसको डालेंगे तो वो स्लो स्लो नीचे आएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी एक्सटर्नल फोर्स है जो उसको मूव करने से रोक रही है। तो ऐसी इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी एक्सटर्नल बोला, इंटरनल रेजिस्टेंस जो उस मॉलिक्यूल के अंदर है जो उसको फ्लो करने से रोक रही है, तो ऐसी इंटरनल रेजिस्टेंस जो मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड, कोई भी किसी किस्म का लिक्विड हो सकता है जो उसको फ्लो करने से रोके, तो ऐसे फिनोमेना को हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो हमने बात की बायोकेमिकल प्रिंसिपल्स की, हमने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की बात की, हमने पीएच की बात की, हमने कोलाइडल स्टेट की बात की, क्रिस्टलाइड्स की बात की, हमने सरफेस जो है इसके
बाद हमने डिफ्यूजन की बात की, पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात की, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की, और हमारे पास ऑस्मोसिस और विस्कोसिटी की बात की। ये सारी टर्म्स ऐसी हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स के नाम से आपको आ सकता है। रिसेंटली जो फार्मेसी टेक्नीशियंस के पेपर हुए उसने इस टर्मिनोलॉजी को MCQs के अंदर बहुत जो है ज़्यादा पूछा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारी कम्युनिटी और बड़ी हो सके। शुक्रिया।